हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रांच अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 20 जो है वो डिस्कस करूंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज और सरप्लस इन चीज़ों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्वेश्चन में उनको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको थोड़ी सा और क्लियर हो जाए। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है JR मोंगा की बुक से एंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोलकाता फर्म है इनवॉइसेस गुड्स टू इस ब्रांच एट मुंबई एट कॉस्ट प्लस 50%। तो वो अपने गुड्स जो है कॉस्ट में 50% ऐड करके बेचता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमें ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना है, तो डेफिनेटली ये हमारा जो है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का क्वेश्चन होगा एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बुक्स में वो किस तरीके से प्रिपेयर होंगे हमें वो बनाना है। तो ये हमारा स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि स्टॉक जो है वो कमेंसमेंट एट द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 7,50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक पता है, वो भी इनवॉइस प्राइस पे है 6 लाख रुपीज़ का। गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, हमें कितने गुड्स भेजे हैं, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट का भी पॉइंट है। हमारे रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस बाय कस्टमर्स ऑफ द ब्रांच, तो ब्रांच के कस्टमर्स ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स भेज दिए हैं। हमारे पास क्रेडिट सेल हुई है, कैश सेल हुई है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिल्फर्ड, तो यानी कि यहाँ पे गुड्स पिल्फरेज का भी पॉइंट है। पिल्फर्ड का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी। तो आपने देखा होगा कई बार जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो स्टॉक होता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा सामान करके अपने घर ले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं छुटपुट चोरी यानी कि पिल्फरेज। तो गुड्स जो पिल्फरेज हुए हैं, जिनकी चोरी हुई है, वो है 2.5 लाख रुपए के। नॉर्मल लॉस हो गया है ब्रांच पे ड्यू टू वेस्टेज, तो इस वजह से हमारे पास नॉर्मल लॉस हुआ है, तो ये हमारे पास 50,000 रुपीज़ का है। और हेड ऑफिस अपनी बुक्स को क्लोज करता है 31 मार्च को। तो देखिए हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स गिवन है। अब इनको कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जिस भी चीज़ से हमारा ब्रांच स्टॉक इंक्रीज होगा वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा, और जिस भी ट्रांजेक्शन से हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। मुझे क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो स्टॉक एट द कमेंसमेंट एट ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे है 7,50,000 रुपीज़ का। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है, बैलेंस BD। तो 7,50,000 रुपीज़ का स्टॉक है हमारे पास ओपनिंग में, तो वो डेबिट साइड पे आ गया। स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 6 लाख रुपीज़ का, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस CD, और हमें गिवन है 6 लाख रुपीज़ का, तो मैं इसे 6 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, हमने गुड्स भेजे थे ब्रांच को ड्यूरिंग द ईयर, इंक्लूडिंग गुड्स इनवॉइस्ड एट 1 लाख रुपीज़ टू ब्रांच बट नॉट रिसीव बाय ब्रांच बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट वाला पॉइंट है कि हेड ऑफिस ने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स भेजे थे ब्रांच को, लेकिन ब्रांच को रिसीव नहीं हुए ईयर क्लोज होने से पहले पहले, यानी कि ईयर क्लोज होने से पहले उनके पास मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उनको मिले नहीं है गुड्स इन ट्रांजिट। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड टू ब्रांच भेजा है तो मतलब उसने इसके अंदर गुड्स इन ट्रांजिट को इंक्लूड किया होगा। तो 50 लाख में जो है वो 1 लाख के गुड्स इंक्लूड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 50 लाख रुपीज़। अब देखिए उसने यहाँ पे इंक्लूड करके भेजा है, जब उसने यहाँ पे मुझे दे दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच, मैंने इंक्लूड करके भेजा है, तो डेफिनेटली यहाँ इंक्लूड है, तो मुझे यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी दिखा दूंगी गुड्स इन ट्रांजिट 1 लाख रुपीज़ के, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है, तो यहाँ पर भी करो। अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता तो मैं यहाँ पर भी नहीं दिखाती, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे होता गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से कितने मिले, तो मतलब कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्रांच बता रहा है कि मुझे कितने के गुड्स मिले। लेकिन अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच है, मतलब हेड ऑफिस बता रहा है कि मैंने कितने के गुड्स भेजे, तो हेड ऑफिस ने बताया कि भाई मैंने 50 लाख के गुड्स भेजे हैं, तो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। बट अगर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है तो फिर यहाँ पर भी नहीं करना। उसके बाद है हमें रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस बाय कस्टमर्स ऑफ द ब्रांच। अब देखिए कस्टमर ने क्या किया, जो भी गुड्स उनको रिटर्न करने थे वो सीधा ब्रांच को भेज सकता था, बट उसने क्या किया कि उसने हेड ऑफिस को डायरेक्टली भेज दिया, इनडायरेक्टली उसने हेड ऑफिस को भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, कस्टमर भेजती ब्रांच को और ब्रांच सेंड करता उनको हेड ऑफिस को, बट कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर दिए। तो हम इन ट्रांजेक्शन में क्या करते हैं, हम इसको अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले गुड्स जो है वो ब्रांच के पास आए और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस भेजे। तो जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन हो तो हम यहाँ पे पहले अज्यूम करते हैं कि पहले ब्रांच के पास आए होंगे और फिर ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया। तो देखिए जब ब्रांच के पास गुड्स वापस आए तो उसका स्टॉक बढ़ जाएगा,
तो यहीं पे आ जाएगा ब्रांच डेटर के नाम से, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट 2,50,000 रुपीज के गुड्स उसने वापस किए। अब ब्रांच अपने हेड ऑफिस को वापस उन गुड्स को भेज देगी तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कि हमने जो है वो गुड्स वापस कर दिए 2.5 लाख रुपए के। तो अगर डायरेक्टली कस्टमर भेजता है तो यहाँ पे आपको दो तरीके से डील करना है। पहले आप दिखाओगे कि गुड्स ब्रांच के पास वापस आए, और फिर ब्रांच ने उन गुड्स को वापस से हेड ऑफिस को भेजा, तो यहाँ पे दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग होगी। इसका इफेक्ट आप देखोगे तो नलीफाई हो जाएगा। अब स्टॉक जो है वो 2.5 लाख पहले बढ़ाया, फिर 2.5 लाख से घटाया, तो इस तरीके से इसका इम्पैक्ट आएगा कि पहले इंक्रीज करना है और फिर डिक्रीज करना है। उसके बाद है क्रेडिट सेल हुई है ब्रांच पे 45 लाख रुपीज की। क्रेडिट सेल से हमारे स्टॉक जो है वो रिड्यूस होगा, तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो क्रेडिट सेल, नहीं तो आप इसे ब्रांच डेटर भी लिख सकते हो। ब्रांच डेटर्स अकाउंट कितने का है, 45 लाख रुपीज का है, तो क्रेडिट सेल भी लिख सकते हो या फिर ब्रांच डेटर भी लिख सकते हो। फिर हमें कैश में सेल किया हमने 2,50,000 का, तो कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट, कैश में सेल किया हमने 2,50,000 रुपीज के गुड्स, तो 2,50,000 कैश में सेल हो गया। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफर्ड, अब देखिए गुड्स हमारे खराब हो गए 50,000 की, तो जब गुड्स खराब हो गए तो हमारा स्टॉक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पिलफरेज 50,000 रुपीज के गुड्स हमारे खराब हो गए, और उसके बाद हमारा नॉर्मल लॉस हो गया है वेस्टेज की वजह से 75,000 का, तो यहाँ पे भी आ जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट 75,000। इसके बाद हमारी कोई एंट्री नहीं है, हमारे अकाउंट्स जो है वो उसे कंप्लीट कर देंगे। अब अपने अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 60 लाख रुपीज। इसका टोटल कर देंगे तो 7 लाख रुपीज का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे बचता है तो इसका मतलब है कि हमने शॉर्टेज हुई है। ब्रैकेट में आप बता देंगे कि दिस इज एन बैलेंसिंग फिगर 1,75,000 रुपीज की। क्वेश्चन ने हमसे मांगा था कि ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना है, तो हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब देखिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एसरटेन करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट है जिससे हम अपना प्रॉफिट एसरटेन करेंगे। तो अगर आपको लॉसेज या एक्सपेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, और अगर हमें कोई इनकम होती है तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे हम सारी लोडिंग रिमूव करते हैं। तो देखिए हमने सोचा था कि 7,50,000 के गुड्स को जब मैं बेचूंगी तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो हमारी जो सोच होती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो ओपनिंग स्टॉक की जो सोच होती है वो किस नाम से हटती है, स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब देखिए 7,50,000 है, तो आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो 7,50,000 जो है हम अपने गुड्स भेजते हैं 50% प्रॉफिट ऐड करके, तो ये अपने आप में 150% है। तो इसका 50% कितना होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 83,333 रुपीज़। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना ओपनिंग स्टॉक को सेल करूंगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ये मैंने सोचा था। इसके बाद मुझे गुड्स मिले, तो मैंने सोचा मुझे 50 लाख के गुड्स और मिले हैं, तो मैं इनको सेल करने पे प्रॉफिट अर्न करूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितने का है, 50 लाख रुपीज़ के गुड्स है। मैंने सोचा था कि 150 के है, सेम मेथड आपने लगाना है 50%। मैंने सोचा था कि अगर मैं इन गुड्स को सेल करूंगी, सॉरी इसको करने पे ये नहीं आएगा, इसको सेल करने पे आएगा 2,50,000 रुपीज़। आई एम सो सॉरी, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2,50,000 आएगा। अब मैंने सोचा था कि जो गुड्स मुझे हेड ऑफिस ने भेजे हैं, मैं इनको सेल करने पे जो प्रॉफिट है वो ले लूँगी 16,66,667 रुपीज़ का। तो ये मेरी सोच थी कि मुझे ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट जो मुझे एक साल में हो सकता था। अब देखिए इसमें से हुआ क्या, 2.5 लाख तो भूल जाओ क्योंकि दोनों तरफ है। क्रेडिट सेल से कभी लोडिंग नहीं हटती, ब्रांच ये तो इसी का नाम है दूसरा। कैश अकाउंट से भी कभी लोडिंग नहीं हटती, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है ये तो हमें रियलाइज हो गया ना, ये तो मैंने कस्टमर्स को बेच दिया, ये वाला गुड्स भी मैंने कस्टमर्स को बेच दिए। अब इसकी लोडिंग हटानी है पिलफरेज। पिलफरेज क्या होता है, छुटपुट चोरी। अब क्या चोरी जो है ये नॉर्मल लॉस है,
क्या ये हर बिजनेस में होता ही होता है? नहीं, आप इसे रोक सकते थे। तो पिल्फरेज का जो है हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस को आपको पता है कि जब आप ट्रेडिंग और P&L पढ़कर आए हैं तो एबनॉर्मल लॉसेस जितने भी होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर होता था, तो लॉस बाय अर्थक्वेक हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, चोरी की वजह से, तो आप उसे P&L में दिखाते थे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पिल्फरेज में से मेरा लॉस जो है उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो मेरा कॉस्ट है वो मैं यहां से हटा दूंगी, सॉरी, जो मेरी कॉस्ट है वो मैं नीचे हटाऊंगी और जो मेरा लोडिंग है वो हम ऊपर हटाएंगे। अब देखिए कैसे करना है। आप अपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका प्रॉफिट निकलने वाला है जिससे हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा हम बनाएंगे इसी के नीचे जो हमारा P&L अकाउंट का काम करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब देखिए गुड्स पिल्फर हो गए, तो मेरे कितने के गुड्स गए, 50,000 के गुड्स चले गए। 50,000 के गुड्स में से मैंने सोचा था कि भाई मैं प्रॉफिट कर लूंगी, लेकिन 50,000 का प्रॉफिट तो मुझे हो ही नहीं पाएगा। तो मेरा कितने का प्रॉफिट जो है वो चला गया। तो देखिए पिल्फरेज में से 50,000 के गुड्स थे, इसको 150 इंटू 50 करेंगे, 150 इंटू 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,667। अब इस प्रॉफिट को मैंने सोचा था जिसमें से ये वाला प्रॉफिट तो मुझे हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लोगों ने मेरा गुड्स जो थे वो उठा के ले गए, इस वजह से मेरा ये वाला प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो ये वाला प्रॉफिट ऊपर चला जाएगा और इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे लिए एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम नीचे वाले अकाउंट में शो करते हैं, अपना जो P&L अकाउंट होता है। तो यहाँ पे पिल्फरेज के नाम से आ जाएगा पिल्फरेज अकाउंट, ब्रैकेट में आप दिखा दोगे कॉस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट में आप दिखा दोगे लोडिंग। तो कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाएगी और उसकी लोडिंग ऊपर चली जाएगी। तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 33,333 रुपीज़ की कॉस्ट थी। अब मेरे पास हुआ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? ये ऐसा लॉस है जो होता ही होता है बिजनेस में, आप इसे रोक नहीं सकते। तो नॉर्मल लॉस 75,000 का है, तो नॉर्मल लॉस को आप रोक नहीं सकते। तो भैया इतने प्रॉफिट में से डेफिनेटली है कि 75,000 का प्रॉफिट होने नहीं वाला था। तो ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो 75,000 के गुड्स खराब होने ही थे, तो हम इसे ऊपर वाले में दिखाएंगे। तो नॉर्मल लॉस जो है वो पूरे का पूरा 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते। तो नॉर्मल लॉस ही ऐसा है जिसकी आपने लोडिंग नहीं रिमूव करनी। बाकी आपके पास पिल्फरेज हो, शॉर्टेज हो, एबनॉर्मल लॉस हो, कोई सा भी लॉस हो, आपने उसकी लोडिंग रिमूव करनी है। तो कॉस्ट आ जाएगी नीचे और लोडिंग आ जाएगी ऊपर। इसके बाद शॉर्टेज है। शॉर्टेज कैसे हो गई भाई? तो शॉर्टेज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस की हमें क्या करनी पड़ेगी, लोडिंग ऊपर हटाएंगे और उसकी कॉस्ट नीचे हटाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्टेज, लोडिंग कितनी थी उसके अंदर, अब इसकी लोडिंग हटाएंगे तो ये आएगी 58,333 रुपीज़ की, और इसकी जो कॉस्ट है शॉर्टेज की वो नीचे रिमूव हो जाएगी। तो शॉर्टेज अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख देंगे इसकी कॉस्ट, और ये आ जाएगी 1,16,667 रुपीज़ की। तो ये हमारी लोडिंग रिमूव हो गई, शॉर्टेज भी हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, ये हो गया। इसके बाद बैलेंस CD है। 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हमें नहीं, 6 लाख रुपीज़ के गुड्स नहीं सेल हुए, इसलिए इसकी लोडिंग हटानी पड़ेगी। तो इसकी लोडिंग किस नाम से हटेगी? तो देखिए टोटल दोनों का हटा लेते हैं। 7 लाख रुपीज़ के गुड्स हमारे पास बच गए, तो ये वाला प्रॉफिट भी मुझे नहीं हो पाया इन गुड्स के ऊपर, तो इसकी लोडिंग डेबिट साइड पे हटेगी। तो किस नाम से आ जाएगी? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 7 लाख रुपीज़ के गुड्स हैं, इनकी लोडिंग आप रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 2,33,334 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने लोडिंग रिमूव करनी है। अगर क्वेश्चन मुझसे बोलता कि ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L बनाना है तो मैं दोनों अकाउंट अलग अलग बनाती, बट क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे ब्रांच एडजस्टमेंट ही मांगा है तो मैं ब्रांच एडजस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ऊपर वाला हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट हो जाएगा और नीचे P&L वाला पोर्शन आ जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने कितना सोचा था, ये वाला सोचा था ओपनिंग स्टॉक पे होगा, ये वाला सोचा था और गुड्स आया इन पे मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। तो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट सोचा था कि 19,16,667 रुपीज़ का मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर लूंगी। इस साल मेरे ब्रांच को इतना प्रॉफिट होने वाला है, बट देखो लोग चोरी करके ले गए, इस वजह से ये वाला प्रॉफिट नहीं हो पाया। नॉर्मल लॉस ये तो होना ही होना था, तो ये भी नहीं हो पाया। शॉर्टेज हो गई, भाई गुड्स कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, तो ये वाला प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पाए। उसके बाद स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक मेरा सेल ही नहीं हो पाया, तो इसलिए मुझे ये वाला प्रॉफिट भी नहीं हो पाया। तो ये वाला जो है वो लॉसेस है मेरे, जो इनकी वजह से मैं प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाई। इसको टोटल करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 14,50,000 रुपीज़। मैं इसको अंदर लिख रही हूँ, वैसे ही बाहर आएगा, तो मैं इसको अंदर लिख रही हूँ कि दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है,
तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे 14,50,000 रुपीज़ का। अब मैंने सोचा था ये वाला प्रॉफिट है जिसमें से ये वाले गुड्स की चोरी वाली कॉस्ट माइनस हो जाएगी और मेरे जो शॉर्टेज की कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 13 लाख रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो बस एक चीज़ याद रखो कि नॉर्मल लॉस जो है वो कभी भी दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो नॉर्मल लॉस को सीधा आप ब्रांच एडजस्टमेंट में पूरे का पूरा डाल दो। बाकी इसके अलावा आपको एबनॉर्मल लॉस हो, शॉर्टेज हो, पिलफरेज हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, कुछ भी मिले इसकी लोडिंग अलग कर दो और इसकी कॉस्ट अलग कर दो। ध्यान रखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके आते थे 12th क्लास में आपने सीखा होगा कि जो भी लॉस बाय थेफ्ट होता था वो हम उसे P&L में दिखाते थे। तो ये भी तो लॉस बाय थेफ्ट ही तो है, पिलफरेज। और क्या है ये? लॉस बाय थेफ्ट ही तो है कि लोग मेरा सामान चुरा के ले गए। अब कितने का चुरा के लेके गए? 33,333 का। तो ये कॉस्ट ही तो मैंने दिखाई है, P&L वाली जो कॉस्ट होती है, तो उसे आपने नीचे दिखाना है और जो प्रॉफिट पार्ट है जो ऑलरेडी आपने सोचा था हो जाएगा वो आपने ऊपर दिखाना है। तो नॉर्मल लॉस सीधा दिखाना है, एबनॉर्मल लॉस, शॉर्टेज, पिलफरेज और लॉस बाय थेफ्ट इसकी आपने कॉस्ट अलग करनी है और लोडिंग अलग करनी है। लोडिंग ऊपर दिखा दो और कॉस्ट नीचे दिखा दो। 3-4 क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।